मेरा नाम सोनाली है और मेरा ताल्लुक एक अमीर फैमिली से था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे और शहर भर में उनका एक नाम था। काफी ज्यादा लोग उन्हें जानते थे। हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मम्मी पापा के साथ हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। घर में हर वो चीज थी जिसकी तमन्ना कोई भी इंसान कर सकता है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी लेकिन सादा मिजाज की औरत थी। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली भी थी। लेकिन मेरे पापा को बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनको अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए और नाम जिंदा रखने के लिए बेटा चाहिए था। जब मैं छोटी सी थी और मेरी मम्मी एक बार फिर पेट से हुई तो पापा को ऐसा लगा जैसे उनकी यह ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। वह मम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उनका चेकअप करवाते और उनके खाने पीने पर खास ध्यान देते थे। लेकिन जब 3-4 महीने गुजरे तो एक दिन अचानक मम्मी का पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसके साथ ही पापा की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। मम्मी को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उस दिन दुख से ज्यादा उनके दिल में डर बैठा हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि पापा बेटे के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। मम्मी ने यही बात अपने दिल से लगा ली और पूरी तरह खामोश हो गई। यहाँ तक कि मम्मी अपनी बेटियों से भी अब ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी थी, लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनें मम्मी की खामोशी को बहुत महसूस करती थी। पापा ने भी मम्मी पर ध्यान देनी कम कर दी, बल्कि वह बिजनेस में ज्यादा बिजी हो गए थे, या शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उस वक्त मम्मी को उनकी कितनी जरूरत थी। वो मेरी बहनें इस बात की गवाह थी कि मम्मी हर रोज तैयार होकर शाम को पापा का इंतजार करती और उनके थोड़े से वक्त के लिए तरसती थी। लेकिन पापा देर से घर आते और फौरन सो जाते थे। मम्मी की तैयारी अधूरी रह जाती। पापा ने तो एक नजर भर के भी उनकी तरफ देखना बंद कर दिया था। हमें यकीन नहीं आता था कि यह वही पापा हैं जो पहले मम्मी की तारीफें करते नहीं थकते थे। और उनके इस व्यवहार का मम्मी पर और गहरा असर हुआ और वो धीरे धीरे अपने आप से भी दूर होने लगी। लेकिन पापा पर मम्मी की इस हालत का या किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक जवान लड़की से शादी कर ली। वो तो हमें बाद में पता चला कि पापा का उस लड़की के साथ चक्कर 1.5 साल से चल रहा था। जब से मम्मी गिरकर बीमार हुई थी, वो लड़की बहुत तेज तर्रार और चालाक थी। उसने बड़े होशियारी से पापा को अपने जाल में फंसाया और हमारी जिंदगी में चली आई। पापा उसे शादी करके घर ले आए थे, क्योंकि उसने शादी करने से पहले पापा से ये शर्त रखी थी कि वो उसको अपनी दूसरी बीवी बनाकर पहली बीवी के साथ ही रखेंगे, ताकि उसे भी हर वो चीज मिल सके जो पहली बीवी और बच्चियों को मिलता था। मम्मी पर सदमे का एक और पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मम्मी ने अपनी जबान से एक शब्द नहीं कहा, बल्कि खुद ही अपनी सौतन के लिए अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 6-7 साल की थी। मैं मम्मी के साथ ही सोती थी, जबकि दोनों बड़ी बहनों का कमरा अलग था। जिस दिन वो दूसरी माँ बनकर हमारे घर आई थी और मेरी माँ ने अपनी जगह उसके लिए छोड़ दी थी, मुझे उस दिन से ही उससे नफरत हो गई थी। मेरी बड़ी बहन उस वक्त 13 साल की थी और पापा की नई बीवी 22 साल की थी। हालांकि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन पापा ने सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में उससे शादी की थी। अलबत्ता वो बहुत ज्यादा मॉडर्न लड़की थी और पापा से शादी के बाद उसने अपने आप को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो वो बड़े बड़े पार्लर में जाती और महंगे फैंसी कपड़े पहनती थी। पैसा पानी की तरह बहाने लग गई। उसे हमारे घर आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने इस 1 महीने में इतनी शॉपिंग की कि हम हैरान थे। और पापा उसे किसी भी बात के लिए रोकते नहीं थे, बल्कि वो बड़े खुश होते थे। हम तीनों बहनें स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मम्मी ने घर के कामों के अलावा हम तीनों की जिम्मेदारी में भी दिलचस्पी लेना कम कर दी। और फिर धीरे धीरे नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मम्मी ने अपने आप को कमरे तक सीमित कर लिया। वो बहुत ही कम बाहर निकलती थी, क्योंकि शुरू में अगर मम्मी हमारे पापा का कोई काम करती तो पापा की दूसरी बीवी मम्मी को रोक देती थी। खास तौर पर पापा के सामने वो पापा के सारे काम खुद करती थी, ताकि उनका ध्यान हासिल कर सके। और पापा को लगता था कि मम्मी ने जलन में आकर अपनी जिम्मेदारियां भी आने वाली पर डाल दी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब पापा घर नहीं होते तो आराम से अपने कमरे में लेटी रहती, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। लेकिन जैसे ही पापा घर आते पूरी तरह एक्टिव हो जाती। औरतों और पापा के सामने वह हम तीनों से भी प्यार जताने की कोशिश करती थी, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में वो हमें अपने आसपास भी नहीं फटकने देती थी। खासतौर पर मुझसे तो उसे सबसे ज्यादा बैर था। मुझे देखते उसका गुस्सा चढ़ जाता और मुझे डांट देती थी, इसलिए वो मुझे और भी बुरी लगने लग गई। दूसरी तरफ हमारी मम्मी थी, जिन्होंने कहीं
आना जाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। एक ही कपड़ा 4 दिन पहनी रखती, बाल नहीं बनाती थी। मेरी दीदी मम्मी से कहकर उनके कपड़े चेंज करवाती और बाल बनवाती। पहले जिस घर में पूरी तरह मम्मी का ऑर्डर चलता था, अब वहाँ पापा की दूसरी बीवी की हुकूमत थी। हर काम उनकी मर्जी पसंद के मुताबिक होता, यहाँ तक कि खाना भी वही बनता जो वो बनवाती थी। पापा ने तो मम्मी समेत हम तीनों बहनों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और अपनी नई बीवी के साथ खुश रहते थे। और हर दूसरे दिन पापा उनको लेकर डिनर पर चले जाते और हम तीनों माँ के आंसू साफ करते रह जाती थी। और फिर जब छोटी मम्मी की यहाँ खुशखबरी आई तो उसके नाज नखरे और ज्यादा बढ़ गए। अब तो वो हिल के पानी भी नहीं पीती थी और पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को खास तौर पर चेतावनी दी थी कि नौकर तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन तुम लोगों ने भी अपनी छोटी माँ का खास ख्याल रखना है। मेरी दोनों बड़ी बहनें पापा से डरती थी और झिझकती भी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो पापा की बात नहीं मानेंगे तो वो मम्मी को तंग करेंगे। इसलिए वो छोटी माँ की एक आवाज पर भागी भागी जाती थी, जबकि मैं ऐसा नहीं करती थी। छोटी मम्मी अगर मुझे कभी आवाज देती तो मैं जानबूझकर उनका काम नहीं करती। फिर वो मेरी शिकायत पापा से लगाती और पापा मुझे डांट देते थे। जब छोटी मम्मी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो पापा की खुशी की इंतहा ना रही। उन्होंने पूरे शहर में मिठाई बांटी, अपने वर्कर्स की तनख्वाह भी बढ़ा दी और घर में काम करने वाले नौकरों को भी कपड़ा तोहफे में दिए। सारे जहां में खुशियां मनाई और एक बहुत बड़ा जश्न किया, लेकिन अपनी इस खुशी में हमारी माँ और हमें भूलते जा रहे थे। उन्होंने फंक्शन में एक मर्तबा भी मम्मी को आने का नहीं कहा और जब पहली मर्तबा मम्मी ने उस बच्चे को अपने गोद में उठाने की कोशिश की तो छोटी माँ ने फटाफट मम्मी को रोक दिया और अपना बेटा उठाकर सीने से लगा लिया। पापा ने उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी कि भाई, किसी का क्या भरोसा कि जलन में आकर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मैं तो अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। पापा भी उसकी बात पर खामोश हो गए। मम्मी बहुत रोई थी और उस दिन के बाद मम्मी ने कभी भी उस बच्चे को उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो हमारा भाई था, लेकिन हम तीनों बहनों को भी इस बात की इजाजत नहीं थी कि हम अपने भाई को गोद में उठाएं या हाथ भी लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और जब हमारे भाई का पहला बर्थडे हुआ तब भी पापा ने एक बड़ा फंक्शन रखा और उसमें भी हमारी मम्मी शामिल नहीं थी। हम तीनों बहनें वहाँ मौजूद थी, लेकिन हमारी कोई अहमियत नहीं थी। अब मेरी दोनों बड़ी बहनें ज्यादातर मम्मी के साथ ही रहती थी। वो जानबूझकर छोटी मम्मी या भाई के इर्द गिर्द नहीं जाती थी, क्योंकि बेशक वो किसी बात का इजहार नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको भी अपनी माँ की इस हालत का दुख था। लेकिन मुझे इन सारी बातों पर बड़ा गुस्सा आता था। हालांकि मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि छोटी मम्मी ने मेरे पापा को भी हमसे छीन लिया था और मेरी मम्मी भी उसी वजह से दुखी रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में छोटी मम्मी के लिए नफरत और भाई के लिए भी गुस्सा पैदा होता गया। जब भी मेरे पापा मेरे सामने आते, उसे उठाते और प्यार करते, मेरा दिल चाहता कि मैं उसे जान से मार दूं और मैंने एक दो मर्तबा ऐसा करने की कोशिश भी की कि उसे नीचे गिराकर नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में न जाने कितने तूफान बढ़ते चले गए। मम्मी पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी। उस वक्त मैं 17 बरस की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी माँ की जिद में आकर बहुत ज्यादा फैशन करना शुरू कर दिया था। पापा से जिद करके अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाया और एटीएम से वो पैसे निकलवाती रहती। मम्मी मुझे मना करती थी, समझाती थी और मेरी बहनें भी, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मैं तो पापा से और छोटी मम्मी से इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सब का नतीजा क्या होगा। मेरा भाई भी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी माँ जैसा नहीं था, बल्कि वो अपनी माँ से ज्यादा मेरी मम्मी से अटैच हो रहा था। उसकी माँ को तो शॉपिंग और पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उसने बेटे की जिम्मेदारी मेरी माँ पर छोड़ दी, क्योंकि इतने साल में वह यह तो जान चुकी थी कि मेरी मम्मी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी, और खास तौर पर मेरे भाई को, क्योंकि मम्मी भी मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। पापा भी ज्यादातर बिजनेस में बिजी रहते। ऐसे में भाई मम्मी के करीब आता गया और मम्मी भी उसकी वजह से पहले से काफी नॉर्मल होती जा रही थी। अक्सर उसके साथ हंसने बोलने लग जाती तो मुझे भी अच्छा लगता, इसलिए मैंने अपने भाई को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का इरादा बदल लिया। लेकिन मेरे दिल में छोटी माँ के लिए नफरत कम नहीं हो रही थी। मैंने उसकी जिद में आकर अपने आप को जितना बिगाड़ लिया था, कभी कभी मुझे खुद भी हैरत होती कि मैं ऐसे कैसे हो सकती थी, लेकिन यही सच था। मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग शुरू कर दी। होटलिंग और आउटिंग मेरा पसंदीदा था। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा था। कॉलेज में मैं अपने खुले दिल
और खुली जेब की वजह से बड़ी मशहूर थी। अगर 10 लोग भी मेरे साथ होते तो मैं किसी को बिल पे नहीं करने देती थी। जब मैं इंटर में थी तो मेरी क्लास में एक लड़का आया। वो न्यू एडमिशन था और बड़ा हैंडसम लड़का था। क्लास की लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगी। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दी, लेकिन एक दिन किसी काम के सिलसिले में हमारी बात हुई तो बातों बातों में बात बहुत आगे निकल गई। उसके बाद अक्सर हम कॉलेज में एक साथ नजर आने लगे। उसका नाम राहुल था। वो पढ़ने में काफी तेज था, जबकि मैं तो सिर्फ बाप का पैसा उड़ाने को ले जाया करती थी। पढ़ाई में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को अक्सर कहता था। मैं उसे मजाक में टाल देती। उससे मेरी अच्छी दोस्ती होती जा रही थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे एक ऐसी बात कही तो मुझे बहुत अजीब लगी। उस दिन मैं जींस पहनकर कॉलेज में फंक्शन में गई तो उसने मुझे कहा कि लड़कियां हमेशा ढीले ढाले कपड़ों में अच्छी लगती हैं और अगर सलवार सूट पहने तो क्या ही बात है। मैंने उसकी बात पर उसे भोंदू होने का ताना दिया और कहा कि आज के दौर में कौन सा ऐसा लड़का है जो लड़कियों से इस तरह की डिमांड करे। तो वो कहने लगा, मैं तो ऐसा ही हूँ और जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी मैं उससे यही उम्मीद रखूंगा कि वह संस्कारी कपड़े पहने। तो मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि कुछ अरसे बाद मैं खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। राहुल की आदतें और बिहेवियर बहुत अच्छा था। मैं उसकी फैमिली के बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना अंदाजा जरूर था कि वह किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उसे मोहब्बत करने लग गई तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकूं, लेकिन मैं खुद से उसका इजहार नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तो यह चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में पागल होकर मुझसे इजहार करे। और इसी ख्वाहिश में मेरा कॉलेज पूरा हो गया। मैंने बीएससी करने के बाद पढ़ाई को बाय कह दिया और राहुल यूनिवर्सिटी में चला गया, लेकिन फोन पर हमारी बातचीत हो जाता था। अब मेरे शौक पूरी तरह वही थे जो मैं चाहती थी, दोस्तों के साथ गैदरिंग पार्टीज और शॉपिंग। उसके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं रहा, लेकिन दिल ही दिल में मैं इंतजार में थी कि कभी राहुल आए और मुझे प्रपोज करे तो मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। और फिर वो दिन आ गया। हमें मिले हुए कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन फोन पर बातचीत रहता था। उस रात उसने फोन पर बात करते हुए मुझसे कहा कि कहीं मिलते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने फौरन उसे एक रेस्टोरेंट में खाने पर बुला लिया। अगले दिन जब मैं तैयार होने लगी तो मुझे उसकी बात याद आ गई, तो मैंने अपनी अलमारी से सलवार कमीज और दुपट्टा निकालकर पहन लिया और लाइट मेकअप करके उससे मिलने चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो वह पहले से बैठा मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेयकीनी और अजीब सी कसमकस थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ है, लेकिन वो किसी तरह जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। फिर हम बैठ गए तो उसने मेरी तारीफ की और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। खाना ऑर्डर करके मैंने उससे पूछा कि यार किस सिलसिले में मिलना चाहते थे, तो सबसे पहले उसने मुझे अपनी जॉब का बताया। उसकी एक अच्छी जगह जॉब हो गई थी और उसने कहा कि आज का खाना भी उसी की तरफ से होगा। मैं यह सुनकर बड़ी खुश हुई। मैंने उसे मुबारकबाद दी और पूछा कि वो बात बताओ जिसकी वजह से खास तौर पर मुझे यहाँ बुलाया है। वो मुस्कुराने लग गया और कहने लगा कि तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, तेज भी बहुत हो। फिर उसने कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जब से हम कॉलेज से निकलकर अलग अलग हुए हैं, मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल ही नहीं हटता। अभी कुछ टाइम से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, शायद इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। यह सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि ये वो शब्द थे जो मैं काफी अरसे से सुनना चाहती थी। लेकिन आज वो मेरे सामने बैठा इजहार मोहब्बत कर रहा था, तो मैंने थोड़ा अपनी कदर बढ़ाने का सोचकर उसे कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन क्या ये मोहब्बत सिर्फ दिल लगी है या तुम वाकई मुझे अपनाओगे? तो वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें आज यहाँ बुलाया हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल किया कि मैं वहीं पर भागना करने लगूं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके बैठी रही। फिर मैंने उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हम मिडिल क्लास घराने से हैं। घर में मेरी मम्मी है और एक छोटा भाई है। पापा का देहांत हो चुका है, लेकिन पापा की कुछ जमीनें हैं जिनसे हर महीने खर्चा आता है और अब मेरी अच्छी जॉब हो गई है। तो क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर फैमिली से हो?
उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने उसे कहा कि मुझे जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है, मेरे घर वालों को नहीं, इसलिए तुम्हें ये फिक्र होनी चाहिए कि मैं तुम्हें कबूल करूंगी या नहीं। वो मेरी बात सुनकर हैरत से मेरा मुंह ताकने लगा तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे तो तुम दिलो जान से कबूल हो और जब तुम चाहोगे मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो वो भी बेयकीनी से मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि मेरे घर में पापा और 2 माएं हैं और किसी को भी तुम्हारे साथ मेरी शादी पर एतराज नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, मैं हर हाल में तुमसे ही शादी करूंगी। मैंने ये कहा तो वह खुश हो गया और उसने मुझे एक अंगूठी गिफ्ट की जो मैंने उसी वक्त पहन ली। घर आने के बाद मैंने मम्मी से इस बारे में बात की तो मम्मी ने कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं अगर वो तुम्हें पसंद है, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पापा का क्या फैसला होगा। हो सकता है वो इस रिश्ते को कबूल ही ना करें, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे पापा कितने स्टेटस कॉन्शियस हैं, और फिर तुम्हारी दूसरी माँ के बारे में भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं मम्मी की बात सुनकर गुस्से में आ गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे पापा या दूसरी माँ की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है और मेरे लिए आपकी इजाजत बहुत जरूरी है। अगर आप राजी हैं तो मुझे और किसी की कोई फिक्र नहीं। मम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैं जानती थी कि मम्मी कभी भी पापा के सामने यह बात करने की हिम्मत नहीं करेंगी, इसलिए मैंने खुद पापा से बात करने का फैसला किया और मैं मौका देख रही थी कि जिस दिन छोटी माँ घर पर ना हो उस दिन पापा से अकेले में बात करूं। लेकिन काफी दिन मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला और फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन पापा घर में मौजूद थे और छोटी मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैंने पापा से बात करने की हिम्मत की। हालांकि मैं इतनी बोल्ड और मॉडर्न बनती थी, मगर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन की तरह डरपोक ही थी। हिम्मत करके जब मैं पापा के कमरे में गई तो मुझे देखकर वो मोबाइल रखकर सीधे होकर बैठ गए, मेरा हाल और एक्टिविटीज पूछी और कहने लगे कि कोई काम था। मैंने कहा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो पापा मेरी तरफ देखने लगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके पापा से राहुल का जिक्र किया और बताया कि मैं राहुल को पसंद करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। पहले तो पापा मेरी तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों की शादी भी मैंने अपनी मर्जी से की है। हाँ, उनकी रजामंदी जरूर पूछी थी, लेकिन इसमें उनकी पसंद शामिल नहीं थी, क्योंकि हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारे घर के भी कुछ वसूल हैं। हमारे खानदान में ये सब नहीं चलता। जब पापा ने ये कहा तो मैं समझ गई कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं। फिर वो पूछने लगे कि राहुल क्या करता है और उसके पापा का क्या बिजनेस है। पापा ने सवाल ही कुछ इस तरह से किया था कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि राहुल के पापा नहीं है और वह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। घर में सिर्फ एक माँ और भाई है और राहुल की एक बहुत अच्छी नौकरी भी हो गई है। पापा ये सुनकर उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ये सब बताने से पहले ही मैं तुम्हें बता चुका था कि हम किस तरह के लोगों में अपनी बेटियां ब्याहते हैं। इसके बावजूद तुमने बड़ी हिम्मत करके मेरे सामने ये सब कहा। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैं हरगिज तुम्हारी ऐसी खानदान में शादी नहीं कर सकता जो किसी भी तरह हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो कि बचपन से लेकर अब तक कितनी नाजों में पली हो। जहाँ पर 1000 खर्च करने होते हैं तुम लाख खर्च कर देती हो। तो क्या तुम्हें ऐसे घर में खुश रह सकोगी जहाँ तुम्हारा पति मामूली सी नौकरी करता होगा। पापा मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अभी तक गुस्सा नहीं आया था, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें कहा कि पापा, मैं राहुल के साथ खुश रहूंगी क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी बात सुनते ही पापा को गुस्सा आ गया। वह कहने लगे कि मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी जो है वो मोहब्बत और प्यार से नहीं गुजरती, बल्कि अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए पैसे की जरूरत होती है। और मिडिल क्लास फैमिली के लड़के एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वह तुम्हें क्या खुश रखेगा? लेकिन मैं अपनी जिद पर कायम थी। मैंने पापा से कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से। उस वक्त पापा ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जहां मैं बात चला रहा हूं। इतने में छोटी मम्मी कमरे में आ गई और वे ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन बड़ी जल्दी सारा मामला समझ गई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली का लड़का देखा है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पापा को नई बिजनेस डील भी आराम से मिल जाएगी। मुझे छोटी मम्मी की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो मुझे एक बिजनेस डील के जितना अहम समझती थी। मैं बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई और जाकर मम्मी के पास खूब रोई, लेकिन मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं राहुल से ही शादी करूंगी।
मेरी माँ तो पहले ही पति और सौतन के हाथों बेबस हो चुकी थी। उसने मेरे सामने क्या कहना था। मेरी बात सुन के खामोश रही। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उनसे दोबारा इस सिलसिले में बात करूंगी, लेकिन पापा ने तो मुझे बात करने के काबिल छोड़ा ही नहीं। एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने मेरी शादी का ऐलान कर दिया और मुझे तारीख तय करके बताया। मुझे इतना भी मोहलत नहीं मिली कि मैं राहुल से मिलवाती। मैंने उसे फोन पर यह बात बताई तो उसने मुझे यही कहा कि जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तुम शादी कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। राहुल की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। इसलिए मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं जो बचपन से अब तक छोटी मम्मी से मुकाबला करती आ रही थी, दरअसल अंदर से तो मैं अपनी माँ जैसी ही थी, डरपोक और कम हिम्मत। मैंने पापा के सामने हथियार डाल दिए और पापा ने मेरी शादी अपने स्वर्गीय दोस्त के बेटे दीपक से कर दी। दीपक के फैमिली में कोई भी नहीं था सिवाय उसके छोटे भाई के। उनके माँ बाप का देहांत हो चुका था और वो दोनों भाई घर में अकेले रहते थे। दीपक का अपना बिजनेस था जिसे दोनों भाई चला रहे थे। मेरे दहेज में पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि पापा ने मेरी शादी में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी थी, उसके बावजूद मेरा दिल बुझा हुआ था। और जब मैं दुल्हन बनी दीपक के कमरे में बैठी थी तो दीपक काफी देर बाद कमरे में आया। एक तो मुझे वैसे उसका इंतजार करना अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से उसने कमरे में आते ही चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर दी। मैं उसके इस हरकत से हैरान हो रही थी। भला अपनी शादी की रात ही कोई ऐसा करता है? लेकिन वो मुझे किसी बात पर गुस्से में लग रहा था। उसने शेरवानी भी उतार के बेड पर फेंक दी और फिर खामोश होकर सोफे पर बैठ गया। मैंने डरते डरते पूछा कि सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? आप गुस्से में लग रहे हैं। तो वो गुस्से में मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा कि उठो, मेरे सामने खड़ी हो जाओ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं सोच रही थी कि सरप्राइज देने का कौन सा तरीका है। यही सोचते हुए मैं उठकर उसके सामने खड़ी हुई, लेकिन उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे तो होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक रात की दुल्हन के साथ इस तरह से भी सलूक हो सकता है और वो भी उसका दूल्हा ऐसा करेगा। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे उसे देख रही थी तो वो चीखने लग गया। उसने मुझे कहा कि इतना बन संवर कर सबके सामने बैठने की क्या जरूरत थी? कितने लोग आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हें देख रहे थे। न जाने किसकी नजरें कैसी थी, तुम्हें क्या पता। और तो और मेरे भाई ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की कि भाभी तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं शर्म से डूब गया कि कोई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करे और गंदी नजरों से उसे सब देखें। दीपक पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं उसकी बातें सुन सुनकर परेशान हो रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिससे मेरी शादी होगी वो इस कदर शक्की मिजाज होगा, जो अपने भाई की तारीफ करने पर भी इस कदर गुस्से में आ गया था। और इन सब में मेरा क्या कसूर था? हर दुल्हन स्टेज पर तैयार होकर ही बैठती है और सब दुल्हन को देखते हैं। इससे यह तो साबित नहीं हो जाता कि दुल्हन बदचलन है या लोगों की गंदी नजरें थी। पता नहीं ये बंदा किस सोच का मालिक था और अब मेरे साथ क्या होना था मैं नहीं जानती थी। वो रात मेरे लिए किसी शराब से कम नहीं थी, जो मेरी जिंदगी की ऐसी शुरुआत हुई जिसने मुझे नर्क में पहुंचा दिया। उस दिन के बाद दीपक मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे जबरदस्ती पर्दा करवाने लगा। कहीं भी मुझे लेकर नहीं जाता था। यहाँ तक कि मैं उसके भाई के सामने भी पर्दा करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जितनी आजाद जिंदगी गुजारी थी, मुझे उन सब की इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। वह जब दिल चाहता मुझ पर हाथ उठाने लग जाता और जब दिल चाहता मुझे मेरी ही नजरों में गिरा देता था। मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगाता। मेरी जिंदगी बस से बदतर होती गई। और फिर जब मेरी शादी को 6 महीने गुजरे तो दीपक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हुआ। पूरा 1 महीना अस्पताल में एडमिट रहने के बाद जब डिस्चार्ज होके घर आया तो उसकी दोनों टांगे और एक बाजू पूरी तरह बेकार हो चुका था, लेकिन उसकी जबान उसी तरह आग उगलती थी। वह कहता था कि तुम अब अय्याशी करने के लिए आजाद हो गई हो। मैं तो बिस्तर पर कमरे में पड़ा रहता हूँ। तुम न जाने बाहर किस किस के साथ गुलछर्रे उड़ाती हो, फोन पर बातें करती होगी। अब तो मेरे भाई के साथ ही रिश्ता बना लिया होगा। दीपक की बात सुनकर मैं पहली मर्तबा उस पर चीखी थी। मैंने उससे कहा कि इससे अच्छा है आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, लेकिन मुझ पर इतने गंदे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद ऐसी कोई बात की तो मैं आपको इसी हाल में छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पहले तो दीपक खामोश हो गया, लेकिन फिर कहने लगा कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मजबूर हूँ और तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वरना तुम जैसी औरत के साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए था। मैं तो उसका मुंह देखती रह गई।
ये बंदा जाने किस मिट्टी से बना था, पूरी तरह मजबूर हो चुका था, जिंदगी से दूर होता जा रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में भरा हुआ जहर किसी तरह कम नहीं हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन वो पूरी तरह मायूस होता जा रहा था। दीपक 1 महीना इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन अब बहुत बीमार हो चुका था और उसे लगता था किसी भी वक्त जिंदगी से मुंह मोड़ बैठेगा। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। जब मैं बैठ गई तो मुझे कहने लगा कि मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद तो तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगी, फिर तो न जाने तुम किस किस से रिश्ते बना लोगी। इसलिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मर्तबा अपने हाथों से खाना खिला दो। मुझे उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रहा है। मैं खामोशी से उठी और जाकर उसके लिए खाना लेकर आई जो उसके लिए बना था, और फिर उसे खाना खिलाने लगी। जब वो खाना खा चुका तो मुझे कहने लगा कि जब मैं मर गया तो मेरे बिस्तर के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, वो उठाकर जरूर देख लेना। और फिर वो लेट कर सो गया। मैं अजीब सी कसमकस में थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है या मुझे क्या कहना चाहता है, लेकिन मेरे जहन में यह बिल्कुल भी नहीं था कि वह वाकई मर जाएगा। अगली सुबह जब काफी देर तक वो जगा ही नहीं तो मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा के लिए सो चुका था। मुझे उसके मरने पर बिल्कुल भी रोना नहीं आया, लेकिन मुझे खुशी भी नहीं हो रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो सिर्फ 8-9 महीने मेरे साथ रहा, लेकिन उसने एक पल भी मेरा एतबार नहीं किया और मुझ पर गंदगी उछालता रहा। अब मेरा इस घर में रहने का कोई वजह नहीं था, इसलिए मैं अपने सामान की पैकिंग कर रही थी। मुझे उसकी बात याद आ गई तो मैंने उसके बिस्तर के नीचे से रखा हुआ कागज निकाला जिस पर उसने मुझसे माफी मांगी हुई थी। वो उसने कब लिखा और कब वहाँ रखा मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे लेने भाई आ गया और मैं उसके साथ अपने पापा के घर चली गई। मैं वहाँ पहुंची तो मम्मी एक बार फिर मुझे गले लगाकर रोने लग गई और पापा शर्मिंदगी से मेरे साथ नजर नहीं मिला रहे थे। मैंने पापा को भी दिल से माफ कर दिया। इसमें उनकी भी कोई गलती तो नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका असर मुझ पर ये हुआ कि मैं बिल्कुल बदल गई थी। अब मैं हर वक्त दुपट्टा ओढ़ के रखती। मेरा दिल दुनिया की किसी चीज में नहीं लगता था। ऐसा ही कुछ महीने गुजर गए तो एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगी। मैंने पापा की तरफ देखा तो कहने लगे कि बाहर राहुल और उसका भाई बैठे हैं, वो तुमसे शादी करना चाहता है और मैं हाथ जोड़कर तुमसे इस रिश्ते के लिए हाँ करने की गुजारिश करता हूँ। मैं पापा की तरफ हैरानी से देख रही थी। फिर मैंने खामोशी से पापा के जोड़े हुए हाथों को थाम लिया। आज राहुल से मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं। वो बहुत अच्छा है और मेरी बहुत ही इज्जत करता है और अपने भाई के होते हुए भी कभी भी उसने मुझ पर शक नहीं किया। मैं जब भी राहुल को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। दीपक जैसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन राहुल जैसे अच्छे लोगों की वजह से दुनिया कायम है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।